हेलो दोस्तों। आज हम आपके एलटी ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक एक विज्ञान का की थ्योरी क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें से आपको प्रतिदिन एक या दो टॉपिक मिलेंगे और इस तरह से आपकी पूरी राजनीति विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपके एग्जाम एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में पूछी जाएगी। जिनका एक सब्जेक्ट है वो इस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और बाद में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास होगी हमारे संविधान के विकास की, कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो किस तरह से बना, हमारे सामने किस तरह प्रस्तुत हुआ, हमारी तरह किस तरह लाया गया। ठीक है, क्या क्या प्रावधान रहे जो हमारे संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण जिन प्रावधानों ने योगदान दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हम होंगे, हमारा जो टाइम पीरियड होगा स्टार्टिंग से लेकर 1773 से लेकर स्टार्ट होगा 1947 तक। आपको पता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा, ठीक है, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1947 का जो अधिनियम आया, ठीक है, आज बात होगी वहां पे। तो भारतीय संविधान का विकास यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। ये विकास का इतिहास आज हमारी पहली क्लास है और हमारा राइटिंग थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग तो नहीं है। ठीक है, तो 1773 से 1947 तक की बात की जाएगी। आपको पता है कि 1757 में प्लासी की एक लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन कौन सी हुई थी? तो 1757 से बात करते हैं। ठीक है, 1757 किसकी लड़ाई हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध। और 1764 में किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था और जिसमें से जीत हुई थी, दोनों ही में जीत हुई थी अंग्रेजों की। क्लियर? तो अंग्रेज द्वारा जीते अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कस गया था। क्लियर? इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए थे, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने थे। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जो अंग्रेजों के सत्ता की नींव पड़ी थी बक्सर के युद्ध से, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में भारतीय 3 सेनाएं शामिल थी। ठीक है, 3 सेनाएं शामिल थी और स्टार्टिंग में ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे जिन्होंने बक्सर के युद्ध में भूमिका निभाई थी अंग्रेजों की तरफ से, और इन तीनों सेनाओं को पराजित कर दिया गया था। साथ में एक और कैम्पबेल भी लाए गए थे, दोनों लोगों ने मिलकर, ठीक है, इस युद्ध को जीत लिया था और भारतीय राजाओं को हरा दिया। और बदले में, ठीक है, इनसे बहुत सारा रुपया धन वसूला और इनकी राज्य में खुद की सेनाएं रखी इनके पैसों से। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा कामगार साबित हुआ अंग्रेजों के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए और भारत में उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए। ठीक है, अब इन बहुत सारी चीजों को ना पढ़ते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो कि आज का है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्या है? 1773 सन भी याद रखिए और डेट भी। तो 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, आपको इस एक्ट के माध्यम से चीजों को रेगुलेट किया जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजों ने खुद को कैसे रेगुलेट किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की बात यहाँ पर आपको समझ में आएगी। ये पहला एक्ट था जो कि अब एक नियम बनाने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, रेगुलेट करना प्रारंभ कर दिया गया था, यानी कंट्रोल करना। आप समझ सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाए गए थे। अब कोई भी एक्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सडनली तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो पहले से कुछ नियम बना बना के उसको कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया था। जो वहां की क्वीन थी, ब्रिटिश
क्राउन ने, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पहली बार गवर्नर हुआ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी डेंसी में एक गवर्नमेंट यानी एक सरकार स्थापित हुई जिसमें गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और 4 उनके अलग हेल्पर या 4 और अदर मेंबर्स कह सकते हो, अदर मेंबर्स शामिल थे जो क्या करते थे, गवर्नर की हेल्प करते थे, ठीक है, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इनकी मुख्य बातें इस प्रकार थी, ठीक है। 1773 का रेगुलेट एक्ट की मुख्य बातें देख लो। पहला था कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों के जनरल नियुक्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया, ठीक है, नियुक्त कर दिया, क्लियर है। तीसरा क्या हुआ कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। क्या हुई, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कोर्ट की स्थापना की गई, क्लियर। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पहली बार, ठीक है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो 3 गवर्नर जनरल को किसके अधीन कर दिया गया, किस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, कलकत्ता। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कलकत्ता में की गई और ये किस एक्ट के अंतर्गत आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, क्लियर। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अच्छा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से के बाद से पहले एक और एक्ट आया था जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इससे पहले के बारे में बात की जाए तो 1781, ठीक है, एक एक्ट आता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका काम था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो भी व्याप्त बुराइयां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करना, ठीक है, उनको पता करना और दूर करना, और उसी के माध्यम से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। जो था क्या, जो था रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करके, ठीक है, एक उसको पुनः लाना। और इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, दोहरे शासन की नींव पड़ गई, दोहरे शासन की नींव पड़ गई, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, दोहरे शासन में कौन कौन, एक को नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, ये व्यापारिक मामलों का काम देखते थे, व्यापारिक मामले देखते थे, यानी कि काम को बांट दिया गया। पहले क्या काम करता था, गवर्नर ही सभी पर कंट्रोल करता था, और जो गवर्नर होते थे अलग अलग जगह के, वो ये काम देखते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि उसके काम को डिवाइड कर दिया गया, और उसके काम को जो और आसान करने के लिए एक, ठीक है, दो नए पद सृजित किए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम होता था, ये पॉलिटिकल मामले देखता था, पॉलिटिकल मैटर्स निपटाता था, देखता था, क्लियर। तो सीओडी का काम था व्यापारिक मामले देखना, और बीओडी का काम था पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल मामले देखना। जैसे कि किसी राज्य से संबंधों को देखना, ये काम किसका था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और व्यापारिक मामले जैसे कि कहाँ पे क्या व्यापार करना है, किस तरह व्यापार करना है, कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स नहीं देना है, किस टैक्स से बचना है, ये सारे काम सीओडी करता था, ठीक है। किस राज्य से कितना टैक्स वसूलना है, ये सब सीओडी काम करता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। जो आपके लिए गैर जरूरी है उनको छोड़ दिया जाएगा, जो जरूरी है उनको ही देखा जाए, ठीक है। और आपको ये ऑलरेडी ये चीज भी पता होगी कि जो भी एक्ट आते थे लगभग वो 20 साल का गैप लेते थे, लगभग 20 साल का गैप लेते थे। तो उसके बाद 1784 के बाद क्या आएगा, 1793, ठीक है, 1793, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, ओके। अब इसके बारे में देखो तो, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। इस एक्ट में जो मुख्य विशेषता क्या थी, बोर्ड के सदस्य, ठीक है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड कौन कौन से होते थे, सीओडी और बीओडी, ठीक है। इन दोनों बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते थे, ठीक है, इनके जो वेतन होता था, सॉरी, इनके जो काम का जो वेतन होता था, इनकी सैलरी जो भी होती थी, वो कौन देता था, वो कहाँ से दिया जाता था, वो दिया जाता भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से, ठीक है। वो कहाँ से होता था, भारतीय राजस्व से ये दिए जाते थे। वहाँ के जो मेंबर्स, जो जितनी जो कर्मचारी होते थे, उन सबकी जो सैलरी होती थी वो भारतीय राजस्व से पे करनी पड़ती थी, ये 1793 का एक्ट कहता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है चौथा एक्ट 1813 का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। अब इसके बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा कंपनी को अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके द्वारा क्या काम किया गया 1813 में, कि कंपनी के अधिकार पत्र को, ठीक है, कंपनी के जो अधिकार पत्र होते हैं, अधिकार पत्र को क्या कर दिया गया, 20 साल, 20 ईयर बढ़ा दिया गया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया गया, 20 साल तक और आगे काम कर सकते हो। अब 20 साल बढ़ाने के बाद दूसरा काम क्या हुआ, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, ठीक है। इस एक्ट में और क्या किया गया, मोनोपोली खत्म कर दी कंपनी की, मोनोपोली,
मोनोपोली खत्म कर दी गई, ठीक है। मोनोपोली खत्म कर दी गई यानी एकाधिकार खत्म कर दिया किससे, ठीक, किससे मोनोपोली थी किसकी, व्यापार की, ठीक है। व्यापार से मोनोपोली खत्म कर दी गई, ठीक है, भारत पर, यानी कि भारत पर सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं कर सकती है, ठीक है, बाकी अदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, भारत पर अब कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती है, अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करेगी, इस बात की जो मोनोपोली थी वो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 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 मोनोपोली खत्म कर दी गई, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, अब बात क्या रहा, अब बात क्या रहा, चीन और चाय के व्यापार को, चीन प्लस चाय, यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, दोनों पर ही इनकी मोनोपोली हमेशा कायम रही, ये आप स्टार मान लो, यानी कि बाकी चीजों पर तो एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो भारत में जो व्यापार वो जो कोई भी कर सकता है, इस बात का कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन जो चीन के साथ और चाय का व्यापार जो था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस पर व्यापार करेगी, और कोई भी कंपनी या और कोई भी इस पर व्यापार नहीं करेगा, ठीक है, ये तीन चीज क्लियर है, ओके। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए, कुछ सीमाओं के अधीन, जो सीमा यही है कि आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो, कोई भी ब्रिटिश कंपनी क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि उस पर सिर्फ व्यापार करने का अधिकार किसको रहेगा, ऑलवेज राइट, मतलब ठीक है, बी ऑलवेज क्यों कहें, 20+ राइट, यानी कि 20 साल तक, और ठीक है, इस पर सिर्फ व्यापार कौन करेगा, ट्रेड कौन करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये चीजों में समझने में मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला चैप्टर कौन आता है, उसके बाद 20 साल बढ़ा दिया गया, तो 1813 से लेकर फिर 20 साल बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 1833 का, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के बारे में, इसके बारे में बात करते तो देखो, इसके द्वारा क्या किया गया कि अब कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार, के व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक व्यापारिक अधिकार पूर्णतः खत्म हो गए, यानी कि मोनोपोली पूरी तरह से, यानी कि आप समझ सकते हो, मोनोपोली खत्म हो गई किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब चीन और चाय के साथ भी व्यापार कोई भी कर सकता था, ब्रिटिश कंपनी, कोई ब्रिटिश कंपनी चीन और चाय के साथ व्यापार करने में सक्षम होगी, ठीक है, आप कर सकते थे। अब कोई भी नियम, कोई भी शर्त नहीं रह गई थी, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था, ठीक है। अब जो कंपनी का कार्य क्या हो गया था, कंपनी का कार्य, कंपनी का अब क्या रोल रह गया था कि अब ब्रिटिश सरकार की ओर से, ठीक है, ओर से सिर्फ शासन कर सकती है, यानी कि सिर्फ गवर्न कर सकती थी, गवर्न करेगी भारत पर, गवर्न ओनली, ठीक है। अब ये सिर्फ, इसका काम सिर्फ भारत पर शासन करना ही रह गया था, किसकी तरफ से, ठीक है, किसकी तरफ से, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, क्राउन, क्राउन की तरफ से, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, ठीक है। यानी कि अब सिर्फ जो कंपनी थी वो सिर्फ शासन कर सकती थी, व्यापार नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्या हुआ,
बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? यानी कि अभी क्या करते थे कि अभी सिर्फ 3 ही जगह पर गवर्नर जनरल थे, यानी कि सिर्फ 3 जगह पर ये शासन कर सकते थे, राज कर सकते थे, यानी कि बातें मानी जा सकती थी। लेकिन अब ये पूरे भारत के कर्ता धर्ता थे। ठीक है, अब ये जो चाहेंगे वो होगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल बन गए थे। बंगाल के जो गवर्नर थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। ये अच्छी खुश बात है। अब इसके बाद आगे देखो क्या होता है। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण या डिवाइड कर सकते हो, तो वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा? इस 1833 एक्ट के द्वारा, सॉरी 1853 के एक्ट के द्वारा। ना 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। देखो, अब कानून का वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो कानून का वर्गीकरण कौन करेगा? एक ऐसा पर्सन करेगा ना जो लॉ जानता हो। ठीक है, यानी लॉ जानता हो तो भाई अब कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं भाई। किसी अगर कानून का डिवाइड करना है तो एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करोगे जो लॉ जानता होगा, वही भाई कानून में भेद कर सकता है कि कौन सी किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, या किस विषय पर कौन सा कानून बनना चाहिए, या क्या कानून बनना चाहिए। तो इसके तहत क्या किया गया कि एक विधि आयोग की भी नियुक्ति की गई, लॉ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसको बोलेंगे हम विधि आयोग। विधि आयोग की नियुक्ति की गई, यानी विधि आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो 1833 का एक्ट में क्या क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि व्यापारिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया गया, यानी मोनोपोली तो कही गई, साथ में ट्रेड भी गया। एंड नो ट्रेड भी लिख सकते हो, एंड नो ट्रेड। ठीक है, अब सिर्फ इनका काम क्या रह गया था, ये अब ये सिर्फ गवर्न कर सकते, यानी ये सिर्फ शासन कर सकते थे भारत पर। किसकी तरफ से? ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके बाद भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया गया, यानी कि कौन कानून कौन बनाएगा, कितना बनाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इस चीज को जानने के लिए एक लॉ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, यानी कि विधि आयोग बनाया गया, और उसकी नियुक्ति भी की गई, यानी विधि आयोग की नियुक्ति हुई। तो आपसे पूछा जाता है, बताइए कि विधि आयोग की नियुक्ति कौन से एक्ट किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के अधिनियम के तहत विधि आयोग की नियुक्ति की गई। क्लियर? अब फिर से 20 साल बाद और स्टैंड हो गया। अब क्या हुआ, छठा देखो, आते हैं 1853 में। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसके तहत देखें, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के में महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि अब क्या होता था, अब नॉमिनेट नहीं होने लगे, यानी कि पद एवं ही नहीं दिए जाने लगे, पदों के लिए नॉमिनेशन बंद हो गया। नॉमिनेशन का सिस्टम खत्म हो गया, यानी पहले का से कोई पद है, उस पद के लिए कौन, मतलब उस पद पर कौन बैठेगा, इस बात का नॉमिनेट होगा। ठीक है, कि इनको बैठा जाए, इनको बैठा जाए, इनको बैठा जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिस्टम खत्म हो गया, और अब पदों के लिए, जो महत्वपूर्ण पदों के लिए क्या होने लगे, नहीं महत्वपूर्ण नहीं, पदों के लिए क्या होने लगे,
एग्जाम्स होने लगे, प्रतियोगिता होने लगी, कंपटीशन होने लगी। ठीक है, तो नामजदगी सिद्धांत समाप्त करें, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों का प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, सॉरी किस अधिनियम के तहत, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर 20 साल बाद फिर आते हैं 7वां। अब आते हैं, देखो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमको एक सामना करना पड़ा 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, कि क्रांति का सामना करना पड़ा, हमको नहीं, अंग्रेजों को। क्रांति सामना करना पड़ा, यानी कि कह सकते हो कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो 20 साल तक और वैलिड था। ठीक है, लेकिन बीच में ही 1857 की क्रांति हुई, जिसकी वजह से अब नियमों को थोड़ा सा पुनर्विचार किया गया, नियमों को और सुधारने की बात कही गई। तो फिर क्या हुआ कि 1858 में एक एक्ट फिर से बुलाया गया। अब अभी चार्टर अधिनियम था, अब इसका नाम बदल दिया गया और क्या कहा जाने लगा, सॉरी अभी नहीं नाम बदला, इसके बाद और नाम बदलेगा। ठीक है, उसके बाद 7वां आया 1858 का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो 1858 का चार्टर अधिनियम आया, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी और उसी के बाद कहते ना 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति को दबा दिया गया पूर्णतः। ठीक है, अब ऐसी घटना दोबारा ना घटे, तो सडनली अगले ही साल एक 1858 का चार्टर अधिनियम लाया गया, एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया, कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, अब देखो उन नियमों में, उस एक्ट में, उस अधिनियम में क्या क्या था, उन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें था कि भारतीय शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब क्या हुआ, अभी तक गवर्न कौन करती थी 1858 से पहले, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कैसे करती थी। ठीक है, 1858 से, मतलब जो शासन का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी 1858 से पहले, 58 से पहले। अब 1857 की क्रांति हुई, तो जो क्राउन था वो समझ गया कि भारतीय बहुत ज्यादा नाराज है। ठीक है, भारतीय बहुत ज्यादा नाराज हैं, अब इनके लिए लालच दिया जाए। ठीक है, अब इनको अपने कंट्रोल में किया जाए, इनको अब लड़ाई से आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि गवर्न जो ब्रिटिश क्राउन था वो भी डर गया था भारतीय क्रांति से। ठीक है, जैसे तैसे दबाया गया, अगर सब वो भी दबाने की, अगर ये लोग जीत भी जाते लेकिन लोगों की उद्देश्य अलग थे, लोगों का जो युद्ध करने की जो रणनीति थी वो रणनीति पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक दिन डिसाइड हुआ था, उस दिन से पहले ही बगावत हो गई थी, यानी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया उस क्रांति को दबाने का। ठीक है, आपको जानने पर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश जो सैनिक थे वो कम थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो कम थे, भारतीय ज्यादा थे। बताओ, इतने भारतीय होने के बाद भी ब्रिटिश वालों ने, मतलब अंग्रेजों ने क्रांति का दमन कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि कुछ जगह पर, जैसे मान के चलो, ठीक है, हम आपको इस तरह बताते हैं। अब तारीख अलग है, ठीक है, तारीख अलग है, और इन्होंने पहले शुरू कर दिया, इन्होंने भी कभी शुरू किया, उन्होंने भी अलग अलग टाइम पीरियड में, चलो मान के चलते, इन्होंने 1 तारीख शुरू किया, इन्होंने 5 तारीख को, इन्होंने 10 तारीख को, इन्होंने 15 तारीख को, इन्होंने 18 तारीख को, और इन्होंने 23 तारीख को। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे कि जब यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ तो अलग अलग जगह पर, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है गवर्नर जनरल, मतलब यहाँ पर बी की सेना, यहाँ पर सी की गवर्नर अंग्रेजों की सेना, यहाँ पर डी की अंग्रेजों की सेना, यहाँ पर ई की अंग्रेजों की सेना, यहाँ पर एफ की अंग्रेजों की सेना। तो यहाँ पर जब
पहले शुरू हुआ तो बीच दिन कितना गैप है, 4 दिन का, 4 दिन का गैप है। तो इन्होंने यहाँ पर ए की भी सेना आ गई और इन्होंने पास में ही बी की सेना भी खड़ी थी, तो उन्होंने बी की सेना मिला दी। तो इनकी अब पावर ज्यादा हो गई और उन्होंने आसानी से इस क्रांति को दबा दिया, यानी इस क्रांति को निष्फल कर दिया, बेकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर शांति व्यवस्था लागू हो गई। फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पर क्रांति शुरुआत हुई तो बी की खुद की सेना थी, साथ में उसने ए की भी सेना मिला दी और सी की भी सेना मिला दी। तो इस तरह यहाँ पर भी दमन कर दिया गया क्रांति का। इसी तरह अलग अलग टाइम में क्रांति की शुरुआत होने के कारण अंग्रेजों के पास मौका मिल गया दूसरी सेना को बुलाकर उस जगह पर क्रांति का दमन करने के लिए। और यही एक उनका तरीका था जिस वजह से वो इस क्रांति को 1857 की क्रांति को दबा पाए थे। अब ऐसी घटना दोबारा न घटे इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया कि अब आप ना व्यापार करोगे ना आप गवर्न यानी शासन करोगे, अब जो करेंगे हम करेंगे। अब सीधे अभी तक आप मेरे नाम पर करते थे, अब आप नहीं करोगे, अब सीधे हम करेंगे। डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया वहां भारत का शासन। ठीक है, तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को आप एक हद तक दबा सकते हो, उस हद से ज्यादा नहीं दबा सकते। ये चीज ब्रिटिश क्राउन को बहुत अच्छे समझ में आ गई कि भारतीयों को अगर आप चाहो कि आप सिर्फ दमन करा के यानी कि लड़ाई झगड़ा करके आप अगर भारतीयों को कंट्रोल कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए कि भारतीयों को लालच दो, उनकी समस्याएं क्या है ये जानो और समस्याओं का सलूशन करो। अगर वैसे मान के चलो, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है और उस समस्या को हम सॉल्व कर लें तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो इन्होंने ऐसा ही काम किया। तो इन्होंने अब एक नए पद की व्यवस्था कर दी। ठीक है, वो क्या था पद, वो था मंत्री पद। मंत्री पद, एक पद की व्यवस्था की, वो था मंत्री पद। 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ। ठीक है, मंत्री पद हुआ और इस तरह से एक मंत्री परिषद बनाई गई। ठीक है, एक मंत्री परिषद बनाई गई। ठीक है, एक परिषद बनाई गई जिसमें कितने सदस्य थे, जिसमें थे सदस्य 15। अब 15 एक मंत्री पद आया गया और इसी तरह से 15 एक परिषद बनाई गई, एक मंत्री परिषद बनाई गई जिसमें 15 सदस्य उस परिषद के सदस्य थे, जो क्या काम करते थे, जो भारतीयों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ब्रिटिश क्राउन के सामने रखता था, जिस पर विचार हुआ करता था और ऐसे प्रावधान बनाए जाते थे, ऐसी बातें कही जाती, ऐसे जजमेंट दिए जाते, ऐसे न्याय दिए जाते थे जिसमें अंग्रेजों का कोई लॉस ना हो। अब भारतीय भी संतुष्ट रहे कि हाँ कम से कम कुछ तो हमारी बात सुनी गई है। ठीक है, वो इसी में संतुष्ट हो जाएं। क्लियर, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ये जो परिषद थी, अब क्या हुआ कि अब इस परिषद के माध्यम से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। क्लियर, तो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का पूर्णतः नियंत्रण हो गया, सीधा नियंत्रण हो गया। कैसे, क्योंकि ये जो सदस्य थी, कहाँ की सदस्य थी, ये जो परिषद थी, ये परिषद थी तो भारतीयों के लिए, लेकिन सदस्य कौन थे, सदस्य आते थे ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और उनको जो जवाबदेही देनी पड़ती थी वो कहाँ जाती थी, मामला भारत में है, मामला कहाँ का है, भारत का है, और उसकी जो बहस होगी वो कहाँ होगी, वो होगी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, कि भारत में ये समस्याएं कहाँ जाएंगी, कहाँ ये मुद्दे कहाँ उठाए जाएंगे, पार्लियामेंट में। कहाँ की पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। समझ रहे हो, तो एक तो जजमेंट में देरी होती थी,
दूसरी बात है कि मुद्दा यहाँ का है, तो आप एक बार बताओ, जो बंदा जिस जगह रहता होगा वो वहां की समस्याएं समझेगा। अब जो बंदा रह रहा है ब्रिटेन में और फैसला सुना रहा है कहाँ का, भारत का, समस्याएं तो आएंगी ना। लेकिन हाँ, ये शुरुआत थी, आप ये नहीं कह सकते हो कि इससे फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये शुरुआत थी। ठीक है, अब तुरंत तो कुछ सब कुछ सारे नियम तो एकदम बनाए नहीं जा सकते थे, तो धीरे धीरे नियमों में बदलाव होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद इतना सब हो गया कि अब चीजें थोड़ा बहुत समस्याएं समाधान होने लग गया, यानी जो बात के जो मैटर्स हैं, ठीक है, वो चीजें सामने आने लग गई कि ये समस्याएं हैं। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं है कि हर जगह हर पर्सन गलत ही होता है भाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग सही भी थे, जो भारतीयों का समर्थन भी करते थे, भारतीय समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास भी करते थे। ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि भारतीय युद्ध करें या भारतीय किसी क्रांति का हिस्सा बने। ठीक है, उस 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद एक और अधिनियम आता है, 1861 का अधिनियम, 1861 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1861 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, सॉरी 1858 में चला गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है, अभी जो 15% ये परिषद थी ना, मंत्री परिषद, ठीक है, अब इसका क्या गया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकारी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, का विस्तार किया गया। ठीक है, विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इसमें किसका प्रारंभ हुआ, विभागीय प्रणाली का, विभागीय प्रणाली अब इस विभागीय प्रणाली से आप क्या समझते हो, जैसे कि मान के चलो, जब आप कॉलेजों में जाते हो तो बायोलॉजी का अलग होगा, केमिस्ट्री की अलग लैब होगी। ठीक है, जैसे कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने सब्जेक्ट की उतनी लैब होगी। ठीक है, उतने विभाग होंगे और हर एक विभाग का अपना एक मुखिया होगा, अपना एक प्रोफेसर होगा। ठीक है, जो उस विभाग को संभालेगा। वैसे ही इसी अधिनियम में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई, शुरुआत हुई। अभी इस विभागीय प्रणाली का ऐसा काम था कि कामों को बांट दिया गया, जो गवर्नर जनरल के जो कार्य होते थे, ठीक है, यानी कि वो सारे जजमेंट तो एक साथ दे नहीं सकता था, तो उसके कार्यों को बांट दिया गया। ठीक है, कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सदस्य नियुक्त किया गया, जो अपने अपने विभागों को देखता था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पहली बार गवर्नर जनरल को एक शक्ति दे दी गई, गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, जिसको क्या बोलोगे आप, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस देने की, ऑर्डिनेंस की शक्ति दे दी गई। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखिए मान के चलो कोई एक जगह है जहां पर कोई भी मैटर हो गया। ठीक है, कोई मैटर हो गया, कोई क्रांति भड़क गई, लोग भड़क गए, तो गवर्नर जनरल के पास ये एक आदेश होता था कि वो उस जगह पर नियंत्रण कर सकता है खुद का। ठीक है, वो वहाँ की जो मैटर्स हैं, वहाँ की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, या वहाँ पर जो नियंत्रण कर रहा है, कानून व्यवस्था वहाँ का जो नियंत्रण कर रहा है, वो सीधे कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। यानी गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, एक कानून बना सकता है उस जगह के लिए, उस प्रॉपर जगह के लिए। ठीक है, और वहाँ का कर्ता धर्ता कौन हो जाएगा, गवर्नर जनरल ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए पहली बार गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के, किस एक्ट के तहत आई, किस अधिनियम के तहत बनाई गई, तो वो कौन सा एक्ट था,
स्टार मान लो। वो कौन सा एक्ट है? 1861 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आपसे पूछा जाता है बताइए विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत आएगी? तो 1861 में के अधिनियम के चार्टर अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। आपसे ये पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया? तो 1861 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या दिया गया? अब ये विधान परिषद बनाएगी। ठीक है, अब ये क्या बनाएगी? विधान परिषद। विधान परिषद, जैसे कि विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी विधान परिषद बनाने से। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को विधान परिषद कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल बनाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल के पास ये शक्ति होगी कि वो विधान परिषद बना सकती है। तो पहली बार उसने विधान परिषद कहाँ का बनाई? ठीक है, उस जगह के नाम देख लो। बंगाल में बनाई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बनाई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमा प्रांत। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद बनाई। और कहाँ बनाई? पंजाब में। पंजाब में, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना की गई। क्लियर? किस आर्टिकल के तहत, किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, यहां पर चार्टर अधिनियम ना होकर इसका नाम बदल दिया गया था 1861 में। ठीक है, तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम को ना लिखकर आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर नाम बदल दिया गया था भारत शासन अधिनियम। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि बताइए चार्टर अधिनियम को भारत शासन अधिनियम कब बनाया गया, मतलब नाम कब परिवर्तित किया गया? तो 1861 का भारत शासन अधिनियम, जो 1861 में जो अधिनियम आया था, ठीक है, उसका नाम चार्टर अधिनियम के बजाय भारत शासन अधिनियम परिवर्तित कर दिया गया था। क्लियर? एक छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना दिमाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। तो विधान परिषद का भी गठन हो गया था 1861 में। उसके बाद आते हैं 1892 में। 1892 में 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी यहीं से। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दे दी गई थी। इसके द्वारा क्या किया गया कि राजस्व और व्यय या कह सकते हो बजट, बजट में ये दोनों ही चीजें होती हैं, कितना दिया गया और कितना खर्च हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में, इस सबको पूरा रूप आप कह सकते हो बजट, यानी बजट पर बहस करने, तथा जो काम कर रही है बजट पर, बजट अगर किसी के लिए बनाया है तो बजट को, जैसे मान के चलो कुछ रुपए दिए गए हैं कि इस काम के लिए इतने रुपए का प्रावधान किया गया है, इतना बजट प्रस्तुत किया गया है, तो उस बजट को में जो रुपए निकाले गए, जिस काम के लिए निकाले गए, उस काम से रिलेटिव प्रश्न पूछने का भी
अधिकार मिल गया 1892 का भारत शासन अधिनियम में। तो ठीक है, तो क्या किया गया, तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति मिल गई, शक्ति दी गई। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं 1909, 1892 हो गया, ठीक है। अब फिर से अब आएंगे, 10वां है 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, एक नाम और है, जिस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1909 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। तो उसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। किसके नाम से? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आपको पता है कि एक गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब इसको देखो, एक भारत, देखो मार्ले थे भारत सचिव, ये कौन थे? भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? गवर्नर जनरल। तो उन्हीं के नाम से इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, या भारत 1909 का भारत शासन अधिनियम के नाम से, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में तो बताइएगा कि 1909 को किस अधिनियम के तहत जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सुधार हुए उसके बारे में देखते हैं। देखो, नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें सुधार किए गए अधिनियमों में भारत में। तो देखो क्या क्या हुआ इसमें सुधारों के नाम पर, हुए या नहीं हुए तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने सुधार के नाम पर ये अधिनियम लाए थे। अब इस सुधार के नाम पर क्या क्या अधिनियम आए उनको देखो। पहला हुआ कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब पृथक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है कि जैसे कि मान के चलो जहां पर मुस्लिम आबादी है ज्यादा, तो वहां पर किसी ऐसे कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाएगा जो मुस्लिम होगा, और उस कैंडिडेट को कौन वोट करेगा? सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, अदर वोट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? ये बात किस में है? मार्ले मिंटो सुधार में। सुधार तो कम रहा, ये मुस्लिमों यानी कि जनता को बांटने का कम ज्यादा किया, क्योंकि भारत को, वो अंग्रेजों को पता था कि जब तक भारतीय एक रहेंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने भारतीयों को ही तोड़ना शुरू कर दिया, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और भारतीय बंटते गए। और उसी का परिणाम था 1947 में जब डायरेक्ट एक्शन आया और इतने सारे भारतीयों ने ही भारतीयों को मौत की घाट उतारा, और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, पाकिस्तान के नाम से जिसे जानते हैं। दूसरा क्या हुआ उपबंध कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। अभी ऐसा होता था कि जो नियुक्तियां होती थी वो अंग्रेज थे, भारतीय परिषद में अंग्रेज नियुक्त हुआ करते थे। अब क्या हुआ, अब जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की परिषद में जो नियुक्तियां किसकी होने लगी? नियुक्तियां किसकी होने लगी? भारतीयों की, ठीक है। क्लियर? यानी कि उनकी जो परिषद हुआ करती थी, पहले अंग्रेज परिषद के सदस्य हुआ करते थे, अब क्या, अब भारतीय भी सदस्य होने लग गए। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित
के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का भी अधिकार मिल गया था। ठीक है, क्या क्या मिला? केंद्रीय और प्रांतीय। विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, के विषयों प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और वोट देने का अधिकार था और मत देने का अधिकार मिला, राइट मिला। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों, जैसे कि आपको पता है केंद्रों में और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो वहां पर अब कोई कार्यकारिणी के लिए जैसे कि आने वाले समय में, ठीक है, क्या क्या काम करने हैं इसके लिए एक ब्यौरा दिया गया। उस ब्यौरे को बजट बोला जाता था, जिसमें से क्या कितना रुपया दिया गया, किस विभाग को दिया गया और कितनी कार्यकारिणी सदस्य, मतलब क्या काम होगा। ठीक है, इसीलिए मतलब उस पर वाद विवाद, ठीक है, चर्चाएं चलने लगी। ठीक है, कितना काम हुआ इस पर प्रश्न पूछे जाने लगे। ठीक है, और मान के चलो कि नए नए कानूनों की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, भारतीयों के हितों के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, उन विषयों को भी रखा गया समझ प्रस्ताव, यानी उन हितों के लिए या उन चीजों को, उन जरूरी दस्तावेजों को या उन जरूरी, ठीक है, विषयों को विधान परिषदों के समक्ष रखा जाने लगा। फिर पूरक प्रश्न भी पूछे जाने लगे। और जैसे कि मान के चलो कोई बिल पास होना है, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही उस बिल को पास करने के लिए वोट देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा कि अब भारतीय परिषद में, उस विधानसभा परिषद में जितने भी लोग हुआ करते थे, वो सभी लोग वोट यानी मत देने का अधिकारी बन गए थे और वो विषयों पर अपने अपने मत दिया करते थे और बिल और जो मत हुआ करता था वो पास होने लग गया। ठीक है, मत पास होने लग गया और जैसे कि मान के चलो अगर कोई बिल पास हो गया, ठीक है, तो वो कानून बन जाता था और उस कानून को कौन लागू करवाती थी? कार्यकारिणी परिषद लागू करवाती थी, उस पर कानून बनाता था। ठीक है, यानी कि संसद कानून बनाता था, विधान परिषद कानून बनाती थी और कानून पास हो जाने के बाद जो कार्यकारिणी है, परिषद है, वो उस पर वर्क करता था। ठीक है, तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है। उसके बाद क्या हुआ, देखो, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। वृद्धि कर दी गई, ठीक है, बढ़ा दी गई, चेंज से समझ लो, वृद्धि कर दी गई। भाई सिंपल बात है, अब भारतीय जागरूक हो रहे थे और हर एक प्रांत का अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं थी और किसी एक जगह आप खड़े रहकर, किन्हीं चुनी हुई जगहों से आप खड़े रहकर पूरे भारत के विकास के बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि जितने भी भारत के अंदर प्रांत थे, उन प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाने लगा, यानी कि नई नई विधानसभाएं
बनने लग गई और उन विधानसभाओं में अलग अलग कार्यकारी परिषदें गठित हुई, ठीक है, और उनमें अलग अलग मंत्री लोग आए जो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग बजट प्रस्तुत होने लग गए, ठीक है, और प्रत्येक प्रांत अपना अलग बजट प्रस्तुत करता था और वो चाहता था कि ज्यादा ज्यादा अपने अपने प्रांतों में उन्नति करने के लिए बजट पर बहस होने लग गई, वोट देने का अधिकार हो गया सब पर, ठीक है। तो यही सब चीजें थी, यानी कि ज्यादा ज्यादा अब हम लोग प्रोसेस पर थे, तरक्की पर थे, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे पहले सिर्फ 3 जगह विधान परिषदों का गठन हुआ, अब पूरे भारत के अंदर प्रांत तो जितने भी प्रांत हैं उन सब में विधान परिषदों का गठन होने शुरू हो गया था, यानी कि संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता हुई और वृद्धि हुई भी। उसके बाद क्या होता है कि 1909 के बाद से लेकर आता है 1919 अब 1919 को क्या बोला जाएगा, इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये क्या था, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सुधार, ठीक है। सेम वही था, यहाँ पे भी भारत सचिव और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे उस टाइम पीरियड में। अब जो 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारी चीजें आई सामने, ठीक है। तो अब उन सबको देख लेते हैं, क्योंकि अब क्या होता कि हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे और आज़ादी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी, ठीक है, और काम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब काम ज़्यादा हुआ तो सिंपल बात है, चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। तो अब 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में देखो क्या क्या सुधार हुए। देखो, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होने लग गई है। अभी सिर्फ क्या था कि सिर्फ विधान परिषद हुआ करती थी, अब द्विसदनात्मक व्यवस्था होने लग गई केंद्र में। कहाँ पर, केंद्र में, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आई, ओके। प्रथम देख, अब जो द्विसदनात्मक थी उसमें क्या क्या था कि एक थी राज्य परिषद, और दूसरी क्या थी, दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। राज्य परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो इसमें जो सदस्य थे कितने, इनकी संख्या क्या थी, 60 मेंबर। अब 60 मेंबर्स में यानी कि 60 मेंबर्स में क्या हुआ करते थे, 34 इलेक्ट होते थे, क्या होते थे, इलेक्ट होते थे। कैसे, ठीक है, इलेक्शन यानी कि 34 का निर्वाचन हुआ करता था, इलेक्शन हुआ मतलब, ठीक है, निर्वाचित हुआ करते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, ठीक है। 30 मेंबर्स का जो कार्यकाल था यानी कि इनका जो टाइम पीरियड था, टाइम थी 5 ईयर की थी, यानी कि प्रत्येक 5 साल के लिए रहेंगे और चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, बाकी मनोनीत होते थे। अब बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा की। अब केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य हुआ करते थे, इसमें हुआ करते थे 145, शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें 145 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 104 का इलेक्शन हुआ करता था, 104 मेंबर्स का क्या होता था, इलेक्शन हुआ करता, ये इलेक्ट हुआ करते थे 104 मेंबर्स। बाकी क्या हुआ करते थे, 41 मनोनीत होते थे, नॉमिनेट होते थे, ठीक है।
मनोनीत। अब 34 यानी कि 26 क्या हुआ करते थे? मनोनीत। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मनोनीत करता था, यानी कि गवर्नर जनरल का कंट्रोल था, लेकिन पूरी तरह से धीरे से फिसल रहा था कंट्रोल। अब इन जो 104 लोगों का था, इनका जो काल था यानी टाइम पीरियड था, वो कितना था? वो था 3 ईयर का, यानी 3 ईयर बाद ये रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह पर दूसरे लोगों का इलेक्शन होगा। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इन दो सदनों के जो राइट हुआ करते थे, राइट समान थे, लेकिन अंतर क्या था? बजट पर स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को था। ठीक है, और डिफरेंस क्या था? राइट समान थे, और जो अंतर था, डिफरेंस था, वो क्या था कि जो बजट पर स्वीकृत कौन देता था? सिर्फ निचला सदन, निचला सदन। और निचला सदन कौन? विधान सभा, विधानसभा। ठीक है, क्लियर? इस चीज को आप समझ रहे हो? यानी कि दो सदनों में व्यवस्था हो गई थी, और विधान जो परिषद थी उसमें 60 लोग थे, और विधानसभा में 145 सदस्य थे। विधान परिषद में 34 लोगों का इलेक्शन हुआ था, वहीं विधान परिषद में 34 लोगों का इलेक्शन हुआ था, जबकि विधान सभा में 104 लोगों का इलेक्शन हुआ था, और बाकी जो अदर थे वो सब नॉमिनेट हुआ करते थे, मनोनीत हुआ करते थे। ठीक है, इन सबके जो राइट हुआ थे, दोनों ही सदनों के जो मेंबर्स थे उनके जो राइट थे वो बिल्कुल समान थे, लेकिन सिवाय एक चीज के अंतर के। विधान परिषद में बजट कि विधान जो परिषद थी वो बजट पर स्वीकृत नहीं दे सकती थी। चर्चा हो सकती है, लेकिन सिर्फ चर्चा से ही स्वीकृत नहीं प्रदान की जा सकती। यानी मान के चलो यहाँ पास हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में नहीं जाएगा, विधानसभा में जाएगा, ये कन्फर्म है। विधानसभा जब तक स्वीकृत नहीं देगी तब तक बिल नहीं होगा, यानी कि बजट पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। द्वैध शासन, द्वैध शासन आया प्रांतों में। कहां पर? प्रांतों में। ठीक है, प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। अब द्वैध शासन के लिए यानी प्रांतों में, जैसे कि मान के चलो राज्यों में, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद 2 अलग चीजें हैं जो कि सेंट्रल में है, वहीं राज्यों में भी 2 शासन व्यवस्था स्टार्ट हुई। ठीक है, अब जो प्रांतों में हो गई, तो अब यहाँ पर क्या होने लग गया? यहाँ पर 2 विषय होने लगे, यानी कि इस प्रांतों को, यानी कि यहाँ पर जो शासन था, द्वैध शासन था, ये 2 इसके कुछ विषय हुआ करते थे, प्रांतीय विषय। ठीक है, इसके जो विषय हुआ करते थे वो 2 टाइप से होने लगे। विषयों की बात की जाए तो एक होता था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित। दूसरा होता था आरक्षित, आरक्षित। अब हस्तांतरित विषयों के बारे में बात की जाए और आरक्षित विषयों के बारे में बात की जाए, तो देखो, वित्त यानी कि फाइनेंस, अकाल, न्याय, पेंशन, ठीक है, ये सब कुछ हुआ करते थे। अब विषयों के बारे में बात की जाए तो वित्त विषय, भूमि कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापा खाना। ठीक है, ये सब कौन से होते थे? ये सभी विषय होते थे, लेकिन और हस्तांतरित विषय को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, हस्तांतरित विषय में कौन कौन से आ जाएंगे? शिक्षा आ जाएगी, पुस्तकालय आ जाएगी, लाइब्रेरी,
ठीक है, संग्रहालय आ जाएगा, या स्थानीय स्वायत्त शासन आ जाएगा, स्थानीय स्वायत्त शासन। अब स्थानीय स्वायत्त शासन होता क्या है? जैसे कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत होती है ना, उसे ही बोलते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्थानीय विषय में। और क्या आ जाएगा? चिकित्सा सहायता आ जाएगी, चिकित्सा। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग आ जाएगा, उद्योग, तौल, माप। ठीक है, धार्मिक, आग्रह, ध्यान इत्यादि आ जाएगा। आरक्षित विषयों के बारे में बात की जाए तो आरक्षित विषय पर का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता है, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इन विषयों को थोड़ा सा ध्यान दो। हस्तांतरित विषय पर जो नियम है, जो कौन है वो कौन देखेगा, इन सबको कौन देखेगा? हस्तांतरित विषयों को। ठीक है, हस्तांतरित विषयों को देखेगा प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडल देखेगा, जिनमें विधानमंडल में मंत्री कहाँ के होंगे? मंत्री होंगे भारतीय। ठीक है, जबकि आरक्षित विषय को कौन देखेगा? गवर्नर जनरल, गवर्नर प्लस गवर्नर की कार्यकारी परिषद, उसकी कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, आरक्षित विषय देगा गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद आरक्षित विषय देखेगी। ठीक है, क्लियर इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब ये द्वैध शासन व्यवस्था है ना, द्वैध शासन प्रणाली, इसको समाप्त कब किया गया? कब किया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा, ईस्वी के एक्ट में। ठीक है, भारत सचिव को क्या किया गया? भारत सचिव को अधिकार दे दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति करे। ठीक है, अब जो भारत सचिव थे, भारत सचिव को क्या किया गया? इनको अधिकार दे दिया गया किसकी नियुक्ति करना? भारत सचिव क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किसको करेगा? कैग, महालेखा परीक्षक नियुक्त करेगा। सॉरी, महालेखा परीक्षक हिंदी में लिखो, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक की नियुक्त करेगा। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। क्लियर? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर गठन हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ, क्योंकि जो बीओडी सीओडी थे ना, इन्होंने दिक्कतें पैदा की। इन्होंने कहा कि जब भारतीय बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा? अंग्रेजों का क्या होगा? फिर अंग्रेजों को उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तो उन्होंने निचले पद के लिए भारतीयों की नियुक्ति करने का सहमति जताई, लेकिन इस आयोग, जो लोकसभा आयोग था ना, इसका जो ओपन भर्ती थी वो करवाने की बात कही और रद्द हो भी गई थी। ठीक है, उसके आता है
1935 का अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत देखो, ये जो भारत शासन अधिनियम था ना, ये 1947 तक ये अधिनियम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जब तक कि मान के चलो 1900, अभी आपको बताएंगे 1935 के अधिनियम बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। अब इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम में 451 धाराएं हैं, 15 परिशिष्टते। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, AIO, अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। इस गठन में क्या था, इस गठन में था कि 11 ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के कमजोर थे, जिसका ठीक है, जिसका कर्ता धर्ता सब ब्रिटिश ही थे, जो राजा महाराजाओं का साइड नहीं था। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों को लिया गया, 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र आए, और उन देशी रियासतों से मिलकर बना जो स्वेच्छा संघ में शामिल हो गए, प्लस देशी रियासतें। ठीक है, इसी तरह से किसका गठन हुआ, तो भारतीय अखिल संघ का गठन हुआ, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, भारतीय अखिल संघ या अखिल भारतीय संघ, सॉरी भारतीय गड़बड़ हो गया, ये ना, ये ऊपर है, हटाओ, सही से लिखो, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र शामिल थे, और देशी रियासतें जो स्वेच्छा से, ठीक है, इस संघ से जुड़ना चाहती थी, वो इससे जुड़ी। ठीक है, देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था कि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने के अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसमें और क्या हुआ, आपको पता ही है कि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यहाँ पर द्वैध सदनात्मक व्यवस्था समाप्त कर दी गई, द्वैध शासन का अंत हुआ, अंत किया गया। ठीक है, और एक स्वतंत्र और संवैधानिक आधार दे दिया गया। और क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसको देख लो, प्रांतीय लिखा है और ये केंद्र लिखा है। देखो, प्रांतों में और केंद्र में द्वैध शासन का क्या अर्थ है, राज्य में दो टाइप से व्यवस्थाएं चल रही थी, दो लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, प्रांतों में दो लोग शासन कर रहे थे और केंद्र में भी दो लोग शासन कर रहे थे, लेकिन सॉरी, उस टाइम केंद्र में द्वैध शासन नहीं कर रहे थे, प्रांतों में दो लोग शासन कर रहे थे, वहां का अंत कर दिया गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही लोग शासन करेगा। केंद्र में सिर्फ एक लोग शासन कर रहा था, वहां पर द्वैध शासन बना दिया गया, यानी प्रांतों में व्यवस्था की गई और प्रांतों से व्यवस्था हटा दी गई और केंद्र में वो व्यवस्था ला दी गई। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जैसे कि एक सेंटर का होता है, जैसे कि एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला सीन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, देखो ऊपर होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और नीचे होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र, ठीक है, ये सब तो हो गया। केंद्र में भी द्वैत शासन की केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई, ये तो पता ही है। कुछ संघीय विषयों, ठीक है, जैसे कि सुरक्षा। अब इसमें देखो कुछ विषय थे, कुछ विषय थे, विषय में क्या नाम दिया गया? संघीय विषय, संघीय विषय, ठीक है। अब वो विषय कौन कौन से थे उनको देखो, जैसे कि सुरक्षा हो गई, वैदेशिक संबंध हो गए, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले, ठीक है। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? सिर्फ केंद्र को ही रहा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल मामले हुआ करते, जैसे कि धार्मिक मामला हो गया, विदेशियों से संबंधित मामले हो गए, सुरक्षा से रिलेटेड मामले हो गए, इन सब पर जो कानून कौन बना? सिर्फ केंद्र ही बना सकता था। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल की सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था की गई, ठीक है, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी थी। ओके, और क्या किया 1935 के अधिनियम के तहत? के संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई, फेडरल कोर्ट की, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई। अब संघीय न्यायालय की व्यवस्था से क्या समझ सकते हो आप? कि इसके अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत है। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस न्यायालय में क्या हुआ करते थे? एक मुख्य न्यायाधीश, और 2 अन्य न्यायाधीश, 2 अदर, ठीक है। न्यायालय संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी, यानी कि ये लोग क्या करेंगे? ये जो न्यायालय है ये न्याय देगी, लेकिन वो जो न्याय है उसकी समीक्षा कहाँ होगी? लंदन में, और लंदन में होगी, और यहां से फिर से एक न्याय निकलेगा, अंतिम निर्णय, न्याय या अंतिम निर्णय, कौन करेगा? लंदन की जो कौन सी काउंसिल होती है? प्रिवी काउंसिल, ठीक है। इस जो लंदन में जो होती है वो क्या, उसको क्या नाम दोगे आप? प्रिवी काउंसिल, ठीक है। इसका जो निर्णय होगा वो ही मान्य होगा, वैलिड होगा, बाकी सारे इनवैलिड हो जाएंगे अगर इसने किसी भी निर्णय को इनवैलिड कर दिया तो। नेक्स्ट देखो, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। अभी तो केंद्र में एक द्वैत शासन की व्यवस्था, सॉरी, संघीय न्यायालय तो हो ही गया। उसके बाद देखेंगे हम ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता देखेंगे। अब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता आपको पता ही है कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधिकार ब्रिटिश संसद के पास थे। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा भारत परिषद का अंत हो गया, भारत परिषद का अंत, भारत परिषद का अंत। इस तरह के भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, और किसका विस्तार हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, का विस्तार हुआ।
सामुदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सामुदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों भारतीय, ठीक है, आप इनसे समझ लगते हो। सभी समुदायों को मौका, सभी समुदायों को मौका दिया गया। किसके मौका, किसमें? निर्वाचन में। और किसमें शामिल होने के लिए? मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए, जिससे कि ये जाएं, प्रश्न पूछें और अपनी अपने समुदाय के लिए अच्छे से ज्यादा काम करने का काम करें। अब कुछ समुदायों के बारे में देख लो, जैसे कि आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियन, हरिजन, ठीक है। इन सबको क्या मिला? मौका मिला। सामुदायिक निर्वाचन पद्धति इसी तरह से आगे बढ़ी। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, ठीक है। आपको पता है कि अधिनियम बने, धाराएं बनी, ठीक है, लेकिन इसमें किसका अभाव था? प्रस्तावना का। मतलब ये किस रिलेटिव है, इस बारे में बात नहीं करेगी। जैसे कि हमारे संविधान में ऑलरेडी पहले से ही प्रस्तावना बता देती है कि कौन संविधान में क्या है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसके द्वारा क्या और एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। भारत को या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत को अलग किया किससे? बर्मा से, ठीक है। इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराबर के मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखो, अब 1935 का अधिनियम हो गया। उसके बाद आते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि हमारा आज का लास्ट अधिनियम है। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्र अधिनियम। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको राजनीति विज्ञान, जो कि आपके एलटी ग्रेड के लिए मुख्यतः ये क्लासें लाई जा रही हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ी तो आप इससे पूरी तरह से आप नोट्स बना के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। अब इसमें भारत को आजाद कर दिया गया। और किस तरह से देखते हैं, तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ, लाया गया। कब लाया गया? प्रस्तावित हुआ। कब हुआ? 4 जुलाई 1943। कब प्रस्तावित हुआ? 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। स्वीकृत कब हुआ? एक्सेप्ट यानी कि स्वीकृत कब हुआ? 18 जुलाई 1947। लाया गया 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और स्वीकृत हुआ 18 जुलाई 1947 को। इसमें क्या क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में था क्या क्या? 20 धाराएं थी। 20 धाराएं थी, ठीक है। इसमें क्या क्या थी? 20 धाराएं थी। 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई। और क्या हुआ? 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई। राज्यों
की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? दो अधिराज्य कौन कौन से? पाकिस्तान, सॉरी भारत, पाकिस्तान। ठीक है, और ये टाइम पीरियड कब का है? 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो हमारे सामने भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य सामने आए 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी गई। जब ब्रिटिश उनको देखो, जो इन जैसे भारत और पाकिस्तान है, तो इनको ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता सौंप देगा। अब इसके बाद जो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, ये लाया गया था कि भारतीयों सॉरी इन दो अधिराज्यों को सत्ता इनके हाथों में, इनके लोगों के हाथों में दे देना और खुद यहाँ से पलायन कर जाना, ये इनका उद्देश्य रहा। इस टाइम इस अधिनियम में ये बातें उल्लेखित थी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। ठीक है, सत्ता, अब देखो सत्ता को संभालेगा कौन? दोनों का संविधान। अब सत्ता का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा? संविधान सभा, संविधान सभा, और इसका भी संविधान सभा होगी, विधान सभा। जैसे मान के चलो भारतीय जो संविधान है वो किसने बनाया? संविधान सभा ने। और ये संविधान सभा क्या बनाएगी? संविधान। संविधान किसका संविधान? भारतीय संविधान। ठीक है, वहीं पाकिस्तान की संविधान सभा क्या बनाएगी? पाकिस्तानी संविधान, पाकिस्तान संविधान। यानी कि दोनों अपने अपने संविधानों का निर्माण करेंगे, और जब निर्माण हो जाएगा तो जो ब्रिटिश सत्ता है, सत्ता दोनों दे देगी। भारतीय संविधान जो जब बन जाएगा तो भारतीय संविधान सभा संविधान सभा को, और पाकिस्तान में जो संविधान सभा होगी उसकी, पाकिस्तान का जो कर्ता धर्ता होगा, जो काम होंगे, जो सत्ता होगी, जो पावर होगी, वो भारत जो जब संविधान सभा बन जाएगी पाकिस्तान की, तो जो सत्ता यानी पाकिस्तान का जो काम होगा वो पाकिस्तान की जो संविधान सभा वो देखेगी, और भारत के अंदर जो काम होंगे वो संविधान सभा भारत की वो देखेगी। यानी सत्ता सौंप दी गई, सत्ता सौंप दी गई अलग अलग अधिराज्यों को। क्लियर? यानी कि अब इन लोगों के पास फुल पावर थी, इन दोनों के पास अपनी अपनी पावर थी, अपने दायरे, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में ये वहां पर जो चाहे वो कर सकते थे। इस पर ब्रिटिश क्राउन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई, ठीक है, कोई मनाही नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। दोनों लोग जो चाहे वो करें जाके, उनके पास संविधान सभा है, उनके पास उनका संविधान है, वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाएं, ऐसा उनका कहना करना था। ठीक है, उसके बाद देखो भारत एवं पाकिस्तान दो राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, क्या हुआ कि एक एक गवर्नर जनरल बनाए गए दोनों में ही, दोनों में इस समय जो स्वतंत्रता अधिनियम है इसमें बात की गई है, दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, एक एक गवर्नर जनरल होंगे, सत्ता। ठीक है, ओके, इतनी चीजें, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति कैसे होगी? जिनकी नियुक्ति होगी उनके मंत्रिमंडल की, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से होगी, की सलाह से होगी। क्लियर? की जाएगी या होगी।
उम्मीद है कि आपको ये चीजें दोनों ही समझ में आई होंगी कि हर दोनों ही अधिराज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, जो जिसकी नियुक्ति उन खुद ही का, जिस संविधान सभा में उसमें मंत्रिमंडल होगा वो खुद ही करेगा, मंत्रिमंडल ही उनकी नियुक्ति करेगा। अपने अपने भारत का मंत्रिमंडल भारत के गवर्नर अपना गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा, और पाकिस्तान का जो मंत्रिमंडल है वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। और क्या था, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। संविधान सभा चेंज हो जाए किस किस रूप में, विधानमंडल के रूप में। विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल के रूप में कब की, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी संविधान सभा, ठीक है। और भारत मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा अपने आप ही स्वतः, भारत मंत्री का पद समाप्त होगा, ठीक है। उसी में संविधान में कहा गया 1947 वाले में अधिनियम में, संविधान अधिनियम में 1935 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक 1935 के तहत ही भारतीय संविधान शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जब तक संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती तब तक शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत होगा, भारत शासन अधिनियम के तहत किया जाएगा। यानी कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक जो शासन होगा वो 1935 के बाद शासन अधिनियम है उसके तहत ही किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अंग्रेजों को जाना है। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। इसमें देशी रियासतें आजाद हुई, उनको भारत आजाद हुई। अब वो डिसाइड करें, डिसाइड दियर सेल्फ, उनको कहाँ जाना है, उनको किसमें शामिल होना। भारत में या पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सभी देशी जातों पर छोड़ दिया कि उनको जिसमें शामिल होना वो उसमें शामिल हो जाए अपनी स्वेच्छा से। तो हमने आज संविधान का विकास देखा है, जो कि आज की हमारी पहली क्लास है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें मजा आई होगी कि भारतीय संविधान का विकास किस तरह हुआ। वो 1773 से लेकर हमने 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उस तक देखा, जिसमें से हमने पहला जो विकास है हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, और हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल पहली बार एक शब्द प्रयोग हुआ, गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके तहत 3 प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक है, जिसमें कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बनाया गया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, यानी 1781 में। उसके तहत उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 2 नए पद आए,
जिनका काम था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था प्रशासन को देखना। उसके बाद हमने काम किया 1793 का, दिखाते हुए चले आपको। उसके बाद हमने काम किया 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जिसमें से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स की जो सैलरी होगी वो कहाँ से दी जाएगी, वो भारतीय राजस्व दी जाएगी। यानी कि जो टैक्स वसूला जाता है भारतीयों से, ठीक है, उस टैक्स से इन लोगों की सैलरी दी जाएगी। यानी कि इनके जो मेंबर्स होंगे और इनके जो सहायक होंगे उन सबकी सैलरी दी जाएगी। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम ये कहता है। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसमें कंपनी के अधिकार पर, जो कंपनी के जैसे कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है, यानी कि कंपनी का जो काम है वो 20 साल तक और बढ़ा दिया गया है। यानी कि कंपनी 20 साल तक और भारत पर काम कर पाएगी, भारत में रह के काम कर पाएगी। लेकिन इसका मोनोपोल हटा दिया गया, यानी कि अब एक अधिकार समाप्त कर दिया गया सिवाय चीन और चाय के व्यापार पर। यानी कि बाकी जो अदर कंपनियां हैं ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की, वो भी भारत में जाके व्यापार कर सकती हैं, उनको अनुमति दे दी गई। लेकिन उनको एक सीमा दे दी गई कि चाय और चीन के व्यापार के साथ, यानी चाय और चीन के साथ व्यापार जो होता है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आज बाकी अदर चीजों में जैसे मसाला हो गया, कपास हो गया, इन सब पर जो आप व्यापार करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये बात 20 साल तक और बढ़ा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें से कंपनी को अब व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, जो ट्रेड वाला सिस्टम था, वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की हटा दी गई और व्यापारिक मामले भी हटा दिए गए। अब कंपनी का काम था सिर्फ शासन करना। ठीक है, अब कंपनी सिर्फ शासन कर सकती थी, व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब शासन भी किस तरह करेगी कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, यानी कि नाम होगा ब्रिटिश क्राउन का, लेकिन शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी भारत में। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय कानून का बदल किया गया, यानी कि जैसे गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो भाई उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। अब अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा तो कानून में भी परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, अब कानून का परिवर्तन लाने के लिए एक लॉ एडवाइजर या लॉ विधि आयोग की नियुक्ति की गई कि जब पूरे भारत में हमें कानून को बनाए रखने के लिए कानून का अधिवक्ता, यानी कानून को जानने वाला है, कानून आयोग भी बनाया जाना चाहिए। तो वही विधि आयोग की भी नियुक्ति की गई 1853 के बाद। उसके बाद 1833 से 1820 साल बाद 1853 आता है, और इसमें चार्टर अधिनियम, इसका जो चार्टर अधिनियम होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें, ठीक है, जो पद होते हैं वो नॉमिनेशन हटा दिया गया। जैसे कि मनोनीत किए जाते थे, जो पद होते थे, सरकारी पद होते थे, उनमें क्या होता था, पहले मनोनीत किया जाते थे। जैसे कि कोई किसी का चहेता हो गया तो उसको बना दिया गया कि चलो तुम अब इस पद पर काम करोगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी, उनकी चापलूसी करते थे जो लोग, ठीक है, उनको इन पदों पर रखा जाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि 1833-53 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें जो मनोनीत का जो सीन था वो हटा के एग्जाम के थ्रू पदों को भरे जाने की का गठन किया गया। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं था, सिर्फ गठन मतलब एक बात कही थी कि हाँ अब ऐसा होगा। उसी के बाद 1857 में एक क्रांति होती है, जिस क्रांति से आप ज्यादा परिचित हो, 1857 क्रांति। उस क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेजों ने, रीजन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 1858 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। यानी कि अब जो कंपनी का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ हट गया और किसके हाथ में पहुंच गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गया। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से वापस भेज दी गई। उसके बाद इसी में एक मंत्री पद भी लाया गया, एक मंत्री पद लाया गया, और उस मंत्री परिषद एक गवर्नर जनरल की सदस्य सभा, संविधान जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें 15 सदस्यों को भी ऐड किया गया, जो कहाँ से संबंधित थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर क्या होता था कि भारतीय जो मामले होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाए जाते थे, वहां से निर्णय लिया जाता, तब वो निर्णय अप्लाई होते थे भारत में। ठीक है, सिचुएशन की इस तरह से हो गई थी। उसके बाद 1861 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है, जिसमें भारतीय शासन अधिनियम, जिस 1861 के जो चार्टर अधिनियम था उसमें पहले अब नाम बदल दिया गया, अब चार्टर अधिनियम नाम बोलकर भारत शासन अधिनियम कर दिया गया। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया, विभागीय प्रणाली लाई गई, यानी कि प्रत्येक विभाग के लिए अपना एक अलग प्रोफेसर होगा, वही अपना एक अलग सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस देने की शक्ति जारी की, यानी गवर्नर जनरल अब कानून बना सकता था। ठीक है, और किसी भी एरिया को कंट्रोल भी कर सकता था।
ठीक है, खुद। उसी तहत 1861 में विधान परिषद का भी गठन किया गया। 3 जगह विधान परिषद लाई गई, बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में और पंजाब में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1892 ईस्वी को का भारत संसदीय शासन अधिनियम आया, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई यहीं से। 1892 में ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और क्या हुआ कि राजस्व व्यय यानी कि जो बजट का जो बहस होती है, मतलब बहुत ज्यादा अधिकार तो नहीं दिया गया 1892 में, लेकिन हाँ टूटे फूटे अधिकार दे दिए गए कि आप पूरा प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कार्यकारी से, यानी कि आपने इतने टाइम पीरियड में क्या क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये आप प्रश्न पर चर्चा कर सकते हो। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको माले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। इसमें सुधार किए गए, कैसे सुधार किए गए? इसमें गवर्नर जनरल एक नाम आया, और जो सॉरी माले भारत सचिव थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे। इसमें ही एक 1900 आपसे पूछा जाता है कि जो बताओ मुस्लिमों को बांटने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो माले मिंटो सुधार यानी कि 1909 से ही हुई थी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लाई गई, यानी कि मुस्लिमों को मुस्लिम ही वोट करेगा मुस्लिम एरिया से। उसके बाद क्या हुआ कि कार्यकारी परिषद में नियुक्तियां होने लग गई भारतीयों की। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने का, पूरक प्रश्न पूछने का और वोट देने का भी अधिकार हो गया था। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, अभी तक 3 थी, अब बढ़ा दी गई। 1919 में मांटेंगल सुधार आया, जिसमें केंद्र में दूसरा व्यवस्था लाई गई, जिससे कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और विधानसभा केंद्रीय विधानसभा में 145 थे। राज्य परिषद में 34 लोगों को इलेक्शन करवाए जाते थे, जबकि 26 मनोनीत होते थे। वही हाल यहाँ पे था केंद्रीय विधानसभा का, जिसमें 145 में से 104 सदस्य का इलेक्शन हुआ करता था और बाकी 41 मनोनीत हुआ करते थे। जो राज्य परिषद थी उनके जो सदस्य हुआ करते थे वो 5 साल तक काम कर सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा होती थी उसमें 3 साल तक काम कर सकते थे। इनका जो राइट होते थे, दोनों ही विधानसभा जैसे केंद्रीय विधानसभा और परिषद, इन दोनों के जो राइट होते थे वो सेम होते थे, लेकिन जो डिफरेंस होता था वो था बजट पर बात करना। यानी कि बजट पर को पास नहीं कर सकते थे, बजट को पेश कर सकते थे, वहां पर चर्चाएं की जा सकती थी, लेकिन जो स्वीकृत होती थी वो विधानसभा यानी केंद्रीय विधानसभा की ही थी। यानी कि जो लास्ट निर्णय होगा वो केंद्रीय विधानसभा ही लेगी। ठीक है, उसके बाद द्वैध शासन का बारे में बात करते हैं। द्वैध शासन आया प्रांतों में, जिसमें 2 विषय दिए गए, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वायत्त शासन हो गया, नगर पंचायत, ये सब चीजें हो गई, चिकित्सा होगी, ये सब हस्तांतरित विषय होते थे। ठीक है, अब हस्तांतरित विषयों के बारे में बात की जाए तो ये प्रांतीय विधानमंडल में भारतीय इस पर बात करते थे। गवर्नर जनरल यानी आरक्षित विषयों के बारे में बात किया है तो आरक्षित विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता था वो गवर्नर और उनकी परिषद का होता था, जबकि हस्तांतरित विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता था वो था भारतीय मंत्रियों का, और प्रांतीय विधानमंडल के जो मंत्री होते हैं उनका कार्य होता था हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का। ठीक है, उसके बाद क्या गया कि द्वैध शासन व्यवस्था ही समाप्त कर दी गई 1935 में, क्योंकि 1919 चला था, 1935 आते आते द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, आरक्षित और हस्तांतरित विषय सब हटा दिए गए। भारत सचिव के बारे में बात की जाए तो भारत सचिव की नियुक्ति हो गई। अब भारत सचिव क्या करेगा? नियुक्त करेगा किसकी? मान लेगा परीक्षक की। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल की वजह से इसको रद्द कर दिया गया, यानी कि ये प्रभावी नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, वहां पर गठन करने का काम एक नाम आया कि हाँ ऐसा होगा भविष्य में। उसके बाद 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया, जो कि ठीक है, जिसमें 451 धाराएं हैं और 15 परिशिष्ट हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों को लिया गया, 6 चीफ कमिश्नरेट एरिया को लिया गया और देशी रियासतों जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहे वो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रांतीय द्वैध शासन का अंत किया गया, और यानी प्रांतीय द्वैध शासन का अंत हो गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की नींव रखी गई। ठीक है, इसमें अब केंद्रीय में जो शासन होते थे, विषय होते थे, वो संघीय विषय होते थे, जिसमें सुरक्षा और विदेशी संबंध और धार्मिक मामलों को रखा जाता था। संघीय न्याय फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश इसकी सहायता के लिए होते थे फेडरल कोर्ट में। ठीक है, लेकिन न्याय नहीं देगा, ये न्याय देगा, लेकिन जो प्रभावित जो अंतिम निर्णय होगा वो कहाँ का होगा? वो लंदन का होगा। कहाँ का होगा? वो लंदन का होगा। ठीक है, और लंदन में कौन? प्रिवी काउंसिल करेगी लास्ट न्याय। ठीक है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता ही मुख्य होगी, और भारत परिषद का अंत हो गया था। यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, जिसमें सभी समुदायों को मौका दिया गया कि अपने अपने एरिया में ठीक है चुनाव लड़े, जीते और मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाएं। इसके तहत आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपियन, हरिजन, इन सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया अपना अलग अलग। ठीक है,
अब 1935 के अधिनियम में बात की जाए तो इसमें सब कुछ ठीक था, सिवाय एक चीज की, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। जैसे कि आज का जो संविधान है, प्रस्तावना को पढ़ के आपको संविधान किस बारे में है, क्या कहना चाह रहा है, किस चीज की सुरक्षा देता है, ठीक है, किस तरह के न्याय देता है, इसके बारे में आप प्रस्तावना पढ़ोगे समझ जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो प्रस्तावना का अभाव था। यहाँ पर भारत को अलग किया गया, यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया, यानी सॉरी 1947 अधिनियम एक आया जिसमें प्रस्तावित हुआ जो भारत शासन 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, जो प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को, लेकिन जिस पर मुहर लगी यानी स्वीकृत हुई 18 जुलाई 1947 को, लगभग 14 दिन बाद। इस अधिनियम में क्या था कि 20 धाराएं थी। इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारत और पाकिस्तान की। और ये कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को 2 भागों में बांट दिया गया। भारत मतलब पूरे भारत को भारत और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। और जो ब्रिटिश सत्ता थी इन दोनों को दे दी गई। इन दोनों की जो विधानसभाएं हुआ करती थी, जो संविधान सभाएं हुआ करती थी, उनको दे दी गई कि भाई आप अपना संविधान बनाओ और संविधान के हिसाब से अपना काम करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ, अपनी सत्ता संभालो, ठीक है। इसी के तहत दोनों में एक गवर्नर जनरल भी नियुक्त कर दिया गया, मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेगा। और संविधान सभा को परिवर्तित कर दिया गया विधानमंडल, यानी कि जब तक दोनों ही अधिराज्यों का संविधान नहीं बन जाता है तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और भारत मंत्री का जो पत्ता वो समाप्त कर दिया गया जब तक संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक 1935 ईस्वी की भारत शासन अधिनियम है, उसके तहत भारत के काम काज होंगे। देशी राष्ट्रों को यह आजादी दे दी गई कि आप जहां चाहो जा सकते हो, जिस राज्य में चाहो, जिस अधिराज्यों में चाहो उनमें शामिल हो सकते हो अपनी स्वेच्छा से। आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप भारत में चाहो तो भारत में रह सकते हो, या पाकिस्तान में चाहो तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हो। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक था, जो कि पहला आज का टॉपिक था, भारतीय संविधान का विकास, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये LT ग्रेड की मुख्यतः ध्यान रखिएगा, LT ग्रेड की पहला अध्याय है, पहला चैप्टर और पहली क्लास।